वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास मूवी जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और ऑस्कर्स में दोस्तों ये 3 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई और वो तीनों अवार्ड्स इस मूवी ने जीते थे। इसीलिए बिना किसी लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन के ही आइए देखते हैं सुपर फील गुड मूवी को, जिसका नाम है CODA। इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड ऑफ डीफ अडल्ट्स। हाँ, इस कहानी के बारे में थोड़ा तो आपको क्लू मिल गया होगा। खैर, बिना एक भी सेकंड स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको फुल मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत में समंदर में जाती एक फिशिंग बोट को दिखाते हैं। इसमें फिशिंग कर रहा है एक हैप्पी परिवार दोस्तों, जिसमें है एक कपल, उनका एक बेटा और एक बेटी। बेटी है इस कहानी की हीरोइन, नाम है रूबी। रूबी के भाई का नाम है लियो, उसकी माँ का नाम है जैकी और पापा का नाम फ्रैंक। रूबी के अलावा बाकी तीनों जन्म से बोल और सुन नहीं सकते दोस्तों, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन रूबी बहुत ही अच्छे से बोल और सुन सकती है, बहुत बढ़िया गाती भी है। वो अपने परिवार के साथ साइन लैंग्वेज में ही बात करती है दोस्तों। क्या करें, कोई दूसरा चारा तो है नहीं। रूबी स्कूल में पढ़ती है वैसे, लेकिन स्कूल के अलावा उसके बाकी का वक्त अपने परिवार के साथ मछली पकड़ने और उसे बेचने में चला जाता है, क्योंकि परिवार में सिर्फ वही बेचारी बोल और सुन सकती है। उसे वो फिशिंग के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि अगर कोई सिग्नल वगैरह का जवाब देना और लाइसेंस चेकिंग ऑफिसर को बोट के बारे में बताना, इस तरह के सारे काम रूबी की जिम्मेदारी है यार। बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है इस परिवार का, लेकिन सब मिलकर काम करते हैं। इसमें मतलब कोई पीछे नहीं हटता और इसी वजह से वो बड़े खुश भी रहते हैं दोस्तों। तो फिशिंग करने के बाद ये लोग होलसेल में अपने फिश बेचते हैं। अब ये लोग वैसे खुद एक दुकान लगाकर सेल्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत पैसे लगेंगे और दुकान की जिम्मेदारी भी रूबी पर आ जाएगी, जो कि वो हैंडल नहीं कर पाएगी ना। सारी चीजें उसी को करनी पड़ती है, इसलिए होलसेल खरीदार को बेच देना आसान होता है इनके लिए। लेकिन खरीदार बहुत ही कम दाम पे खरीदना चाहते हैं। रूबी पूछती है इतने कम रेट पे क्यों, और कौन ही फिश बेचेगा इतने कम रेट पे। वो कहता है कि तुम्हें अपना फिश बेचना है तो इस दाम पे बेचो, वरना कोई और जगह ढूंढ लो, मैं तो इसी दाम पे खरीदूंगा। बेचारी के पास कोई रास्ता ना होकर रूबी उसके बताए हुए दाम पे फिश बेच देती है दोस्तों। क्या करती लियो कहता है कि पापा क्यों ना हम अपना खुद का दुकान खोल लें, तब तो हमें अच्छे दाम मिलेंगे ना। लेकिन फ्रैंक कहता है कि अगर दुकान लगाने के पैसे मेरे पास होते ना बेटा, तो मैं कब का कर चुका होता। और ये सब कुछ जाहिर सी बात है दोस्तों, वो साइन लैंग्वेज में कह रहे हैं। रूबी भी साइन लैंग्वेज में कहती है कि पापा मैं स्कूल जा रही हूँ। फ्रैंक कहता है कि शाम को जल्दी आ जाना, हमें डॉक्टर के पास जाना है। रूबी कहती है ठीक है पापा। और फिर लियो को भी वो साइन लैंग्वेज में बाय कहती है। भाई बहन के बीच जो प्यार तकरार होती है ना, वो सब इनके बीच भी होती है। रूबी उसे साइन लैंग्वेज में कुछ चिढ़ाती है और फिर प्यार से बाय कहकर चली जाती है। अब वो मस्त अपना हेडफोन पहनकर म्यूजिक सुनती हुई साइकिल में स्कूल जाती है, लेकिन क्लास में जाकर सो जाती है। हाँ, रोज का यही होता है दोस्तों, क्योंकि रूबी को अपने परिवार के साथ आधी रात को फिशिंग करने जाना होता है। बहुत ही कम आराम कर पाती है बेचारी, इसलिए सुबह स्कूल जाकर उसको नींद आ जाती है। इस तरह फिर वो हमेशा टीचर की डांट भी खाती है और बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ लड़कियां तो उसे बुली भी करती है और कहती हैं कि तुम्हारे ऊपर से मछली की बू आ रही है, छी साइड रहो। रूबी को बहुत ही बुरा लगता है, पर वो करती क्या, ये देखिए उसके पास खड़ी है उसकी बेस्ट फ्रेंड, इसका नाम है गार्टी। स्कूल में रूबी का एक क्रश भी है दोस्तों, जिसका नाम है पैटरसन। वो है तो अच्छा लड़का, लेकिन उन बुलीज का दोस्त है वो। फिर एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए रूबी और गार्टी एक साथ किसी स्पीच कॉम्पिटिशन में अपना नाम देने जाती है, लेकिन पैटरसन को सिंगिंग में नाम देते हुए देखकर रूबी वहां जाने लगती है। गार्टी पूछती है क्या तुम्हें गाना गाना आता भी है, ऐसी क्यों जा रही हो। तो रूबी भी कहती है कि अरे हाँ, तुझे नहीं पता क्या, कोयल का गला पाया है मैंने। शाम को रूबी के पेरेंट्स उसको लेने आते हैं दोस्तों, तो सारे बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों सुन नहीं सकते ना, और उन्हें पता नहीं था कि कार में बहुत ही जोर से म्यूजिक बज रहा था। रूबी भागकर कार में बैठ जाती है और म्यूजिक ऑफ कर देती है। तब जाकर वो रियलाइज करते हैं कि म्यूजिक बहुत तेज था। फिर रूबी के साइकिल को गाड़ी में लोड करके पूरा परिवार डॉक्टर के पास जाता है। दरअसल वो क्या है ना, समुद्र में फिशिंग करते वक्त काफी सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जो मतलब एलर्जी कर देते हैं। तो इसीलिए ये लोग हफ्ते में एक बार डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जरूर जाते हैं, ताकि कोई मतलब बड़ी बीमारी ना हो जाए। फिर घर आकर रूबी पढ़ाई करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि बाकी लोग सुन नहीं सकते, वो चीजों को जोर जोर से टटोलते हैं, बहुत आवाज भी करते हैं। इस वजह से रूबी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती और थोड़ी शांति के लिए वो हेडफोन्स लगाकर पढ़ने लग जाती है। तब जैकी डांटती है कि म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करोगी क्या, और रूबी उल्टा अपनी माँ पर बरस पड़ती है कि अरे आप लोग जो आवाजें कर रहे हो उससे मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए हेडफोन्स लगा रखे हैं मैंने। तो जैकी फिर साइन लैंग्वेज में कहती है सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। फिर सभी मिलकर बैठकर मजे से साइन लैंग्वेज में गप्पे मारते हुए अपना मस्त डिनर करते हैं दोस्तों। अगले दिन स्कूल में उन बच्चों को दिखाते हैं जिन्होंने उस गाने के लिए अपना नाम दे दिया था। इनका म्यूजिक टीचर, जो कि उस गाने को डायरेक्ट करता है, वो इन सबको इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि ऐसे ऐसे करना, वैसे वैसे करना। और टीचर बड़ा स्ट्रिक्ट मालूम होता है दोस्तों। नाम है इसका बर्नार्डो। कहता है कि हैप्पी बर्थडे सॉन्ग को तुम सब अपने अपने अलग स्टाइल में गाकर दिखाओ, देखते हैं कौन कैसा गाता है। तो एक एक करके सभी अपने अपने स्टाइल में गाना गाने लगते हैं। रूबी आगे जाने के बजाय पीछे छुपने की कोशिश करती है। पैटरसन भी गा देता है और आखिर में उसकी बारी आती है तो वो एकदम चुप रहती है, पहले कुछ नहीं करती। बर्नार्डो कहता है कि शर्माओ मत, गाओ, जब आ रखी हो तो गाओ। लेकिन अचानक रूबी अपना बैग उठाकर वहां से भाग जाती है दोस्तों। पता नहीं क्या हो जाता है उसे। सीधे पास ही के जंगल में जाकर झील के पास बैठ जाती है और वहाँ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग को अपने अलग ही स्टाइल में बड़ी मधुर आवाज में गाती है। पर इतनी मधुर आवाज में गाने वाली ये लड़की वहाँ से भाग क्यों आई? इसकी वजह है दोस्तों उसका डर, क्योंकि यार बच्चे हमेशा उसे बुली करते हैं। इसलिए उसे लगा कि अगर उसने अच्छा नहीं गाया
गाया तो वो लोग उसको और चिढ़ाएंगे, इसलिए डर के मारे नहीं गाया, लेकिन बहुत बढ़िया गाती है वो। उस रात घर में जैकी और फ्रैंक के बीच बहस होने लगती है। रूबी भी उनकी बातें सुन रही होती है। असल में इनके पास पैसों की कमी है दोस्तों, बहुत ज्यादा। बोट के लिए फ्यूल, आइस वगैरह खरीदने तक के पैसे नहीं है घर में, ऊपर से घर खर्चे का भी इंतजाम करना होता है। जैकी तो गुस्से में ये कह देती है कि फिशिंग बोट ही बेच देते हैं, तो फ्रैंक गुस्से में साइन लैंग्वेज में कहता है बोट बेच देंगे तो घर का जो रोटी खा रहे हैं वो कहाँ से खाएंगे। और रूबी को बड़ा दुख होता है दोस्तों कि मेरे फैमिली की कैसी कंडीशन आ चुकी है ये। अगले दिन वहाँ के फिशरी बोर्ड के ऑफिसर अनाउंस कर देते हैं कि फिशिंग के लिए समुद्र में जाने वाली बोट्स को दिन के $800 देने पड़ेंगे। उनकी बातों को रूबी साइन लैंग्वेज में अपने पापा को बताती है और फ्रैंक को सीरियसली यार बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक दिन की उनकी कमाई बहुत ही कम होती है। $800 तो वो कभी दे ही नहीं पाएंगे। अगले दिन रूबी स्कूल जाकर बर्नार्डो से माफी मांगती है कि मुझे इस तरह बिना कुछ बताए नहीं भाग जाना चाहिए था कल, उसके लिए सॉरी। तब तक में बर्नार्डो ने रूबी के बारे में काफी कुछ पता लगा लिया था दोस्तों, कि वो कैसे परिवार से आती है और हर दिन कितना स्ट्रगल करके स्कूल आ जाती है वगैरह वगैरह। मतलब तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इस स्कूल में बच्चे तुम्हें बुली करते हैं, लेकिन उनसे डरकर तुम्हें अपने टैलेंट को नहीं छुपाना होगा, उसे बाहर निकालो। तुम्हारी आवाज वाकई में बहुत ही अच्छी है और तुम किसी की चिंता मत करो, कल से तुम प्रैक्टिस में आ जाओ और खुल के अपना टैलेंट दिखाओ। इस तरह वो रूबी को बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों, और रूबी बड़ी खुश होती है। फिर वो गाटी को अपने घर लेके जाती है। गाटी को क्यूट लड़के बड़े पसंद आते हैं, जिसको देखा बस उसी के साथ फ्लर्ट शुरू। तो उसे लियो बड़ा पसंद आता है और वो रूबी से कहती है मैं तुम्हारे भाई को पटा कर रहूंगी, देखना जरा। रूबी कहती है अरे दिन में सपने मत देखो, वो तुम्हारे टाइप का है ही नहीं। गाटी कहती है तुम देख लेना, एक न एक दिन तो मैं तुम्हारे भाई को पटा लूंगी और फिर उसके साथ वो करूंगी जो वो जिंदगी भर याद रखेगा मुझे। दोनों काफी मस्ती करती हैं दोस्तों और फिर गाटी चली जाती। लेकिन जाते जाते लियो को कोई इशारा करके जाती है, पर वो बेचारा तो बहुत ही इनोसेंट मालूम होता है, उसे कुछ समझ ही में नहीं आता। वो ना बाद में रूबी से पूछता है वो कह क्या रही थी उस समय, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो रूबी कहती है मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं है वो क्या कह रही थी। इस तरह रूबी बच निकलती है। अगले दिन रूबी अपने उसी गाने वाले पार्ट में सबके साथ गाती है, लेकिन रूबी की आवाज बहुत ही अलग सुनाई देती है। बर्नार्डो कहता है कि तुम अकेली गाओ। रूबी भी गाती है और बहुत बढ़िया गाती है दोस्तों, लेकिन वो गाने को फील करके नहीं गा पा रही थी। तो बर्नार्डो कहता है कि रूबी तुम कुत्ते की तरह हाफो। सबके सामने ये करने में रूबी को बड़ी शर्म आती है। तो बर्नार्डो भी ये सेंस कर लेता है और कहता है कि सबके सब अब कुत्ते की तरह हाफो, और सभी करना शुरू कर देते हैं। फिर बर्नार्डो रूबी से कहता है कि अब गाओ बेटा। रूबी भी गाती है और उसकी आवाज में इतनी मतलब मधुरता होती है कि क्या कहें दोस्तों। बर्नार्डो मंत्रमुग्ध हो जाता है और सबके सामने रूबी की बहुत तारीफ करता है। क्लास के बाद बर्नार्डो रूबी और पैटरसन से अकेले में बातें करता है और कहता है कि तुम दोनों की आवाज सच में बहुत ही अच्छी है। स्टेज पर तुम दोनों एक ड्यूएट गाना गाओ। अपने क्रश के साथ मिलकर गाना गाने के बारे में सोचकर रूबी तो एकदम बिल्कुल सातवें आसमान पे चली जाती है दोस्तों। बर्नार्डो पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते तो हो ना। वो कहते हैं हमने एक दूसरे को देखा तो है, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई। हाँ तो ठीक है, आज से बात करना शुरू कर दो और दोस्ती भी बढ़ा लो, क्योंकि आइंदा तुम दोनों को मिलकर प्रैक्टिस करनी होगी। रूबी साइकिल लेकर हार्बर पहुंच जाती है। तो फिर एक बार वहाँ इनके फिशेस बहुत ही कम दाम पे बिकते हैं। सही दाम पे खरीदने के लिए होलसेल वाले तैयार ही नहीं है। तो रूबी और लियो फिर एक बार अपनी एक दुकान खोलने के बारे में बात करते हैं, लेकिन फ्रैंक नहीं मानता क्योंकि पैसे नहीं है। मेन चीज तो पैसा है यार। अगले दिन क्या था कि रूबी और पैटरसन को साथ में गाने को कहा जाता है। दोनों गाते तो हैं, लेकिन दोनों का सिंक नहीं होता अच्छे से। बर्नार्डो कहता है अगर साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, सिंक नहीं होगा। जब साथ करोगे तभी परफेक्ट निकलेगा। दोनों साथ मिलकर प्रैक्टिस शुरू कर दो। दूसरी ओर दोस्तों लियो एक बार में ड्रिंक करने जाता है और वहीं पे गाटी पार्ट टाइम काम कर रही होती है। और जैसा उसने रूबी से कहा था ना कि वो लियो से बात करके उसको पटा लेती है दोस्तों। लियो को भी वो पसंद आ जाती है और फिर दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। दूसरी ओर रूबी और पैटरसन रूबी के घर आ जाते हैं, जहाँ दोनों मिलकर अपने गाने की प्रैक्टिस करने की सोचते हैं। तो रूबी कहती है वो क्या है ना, मेरा घर थोड़ा छोटा है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। वो कहता है नहीं नो प्रॉब्लम। फिर दोनों घर के अंदर जाकर सॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं। पैटरसन गिटार भी बजाता है और गाते गाते दोनों आंखें मिलाते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक जाता है। रूबी कहती है ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम उधर को मुड़ जाओ, मैं इधर मुड़ जाती हूँ, फिर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसी बीच रूबी के पेरेंट्स के कमरे से आवाजें आती है। लगता है वो आवाजें सुनकर रूबी को बहुत इंसल्टिंग फील होता है कि पैटरसन को मतलब कैसा फील हो रहा होगा यार, बेइज्जती हो गई ये तो। वो टेंशन में लाइट को बार बार ऑन ऑफ करती है। फ्रैंक और जैकी तुरंत घबरा कर बाहर आ जाते हैं कि क्या हो गया। फिर पता चलता है कि उन्हें तो इनके आने की आवाज आई नहीं। अगर पता होता तो शायद वो पहले बाहर निकल आ जाते। तो वो दोनों बड़े सरप्राइज होकर पूछते हैं तुम दोनों कब आए, अगर पहले पता होता तो हमने तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया खाना तैयार कर लिया होता। तो पैटरसन यहाँ इस बात को काफी कैजुअली लेता है, लेकिन रूबी को शर्म आ गई थी दोस्तों, क्योंकि मतलब हो जाता है यार, ऐसा होता है। वो सोचती है यार ये क्या सोचेगा मेरे पेरेंट्स के बारे में। उसे अपने पेरेंट्स पर भी गुस्सा आता है, पर फिर वो सोचती है इनकी क्या गलती है। अब यहाँ रूबी के पेरेंट्स भी पैटरसन की तरह इस बात को उतनी अहमियत नहीं देते और कैजुअली पूछते हैं अरे तुम दोनों प्यार करते हो क्या एक दूसरे से। ये सुनकर तो रूबी और भी गर्म हो जाती है और वो पैटरसन से कहती है प्लीज हम कल मिलें क्या। तो उसके जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स को साइन लैंग्वेज में खूब डांटती है कि मेरे दोस्त के सामने आपने मेरी इंसल्ट कर दी, वो मेरे बारे में और हमारे परिवार के बारे में पता नहीं क्या सोचता होगा वगैरह वगैरह। अपनी इस तरह भड़ास निकालकर वो
पर चली जाती है। अगले दिन दोस्तों स्कूल में ब्रेक के वक्त वो गाटे को कल की जो घर में बातें हुई थी वो सब बताती है, और तब वो गैंग जो रूबी को बुली करता था वो रूबी के पेरेंट्स के बारे में कुछ बहुत ही बुरा कहते हैं और कल की बात का जिक्र करते हैं। तो रूबी को पहले शौक लगता है कि इनको कैसे पता चला, और तब वो रियलाइज करती है कि पैटरसन तो इन्हीं का दोस्त है, जरूर उसी ने इनको बताया होगा। पैटरसन भी ये सब देख रहा होता है और रूबी गुस्से में दोस्तों उसको बड़ी तीखी नजरों से देखकर चली जाती है वहाँ से। अब पैटरसन उसके पीछे जाकर कहता है, अरे मैंने नहीं बताया इनको, मैंने तो बस अपने एक दोस्त को बताया था, और वो भी कैजुअली कहा, मुझे कल की बात फनी लगी इसलिए मजाक में कहा था। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तो उस बात को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए मैंने इसे मजाक समझा और अपने दोस्त को बता दिया। देखो मुझे नहीं पता था कि वो सबको बता देगा, सॉरी। लेकिन रूबी बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चीप आदमी हो। कहकर वो जाकर सीढ़ी पे बैठकर रोने लगती है। पहले से सभी उसके परिवार को बढ़ा चढ़ाकर चिढ़ाते थे और अब उसे इस तरह और भी बुली होना पड़ेगा, क्योंकि उन सभी को बुली करने का बहाना जो मिल चुका है। और अब सभी उसके पेरेंट्स के बारे में न जाने क्या क्या बातें फैलाएंगे और रूबी को इस बात पे बड़ी इंसल्ट फील होगी दोस्तों। यही सारी बातें सोच सोच कर वो बड़ा गुस्सा उदास हो जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, फिर रूबी सॉन्ग प्रैक्टिस करने जाती है, लेकिन वो पैटरसन के साथ ना गाकर अकेले गाती है। बर्नार्डो कहता है कि बेस वॉइस ठीक नहीं आ रहा, तुम जितना ऊंचा चिल्ला सकती हो चिल्लाओ। रूबी भी चिल्लाती है। बर्नार्डो कहता है, वेरी गुड बेटा, अब गाओ। रूबी भी गाती है, तो इस बार सच में यार उसका बेस वॉइस एकदम लाजवाब निकलता है दोस्तों। बर्नार्डो कहता है, यही तो चाहिए था, बस थोड़ी और ट्रेनिंग मिल जाए तो तुम कमाल कर दोगी। स्कूल के बाद रूबी हार्वर्ड जाती है और वहाँ हमेशा की तरह दोस्तों मछली को कम दाम पे ही खरीदा जाता है। ऊपर से बोट पे फिशिंग करने का इन्हें हर दिन का वो $800 भी देना पड़ता है। क्या करे, रूबी के परिवार की तरह बोट वाले बाकी मछुआरों के परिवार भी बहुत ही स्ट्रगल में होते हैं। तो फ्रैंक अब गुस्से में उन ऑफिशियल से साइन लैंग्वेज में कंप्लेन कर रहा होता है कि पहले से हमारा बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है, ऊपर से नई फीस लगा दी सरकार ने। अरे क्या आप लोग ये चाहते हो कि हम जी ना पाए? उसकी बातों को रूबी शब्दों में ट्रांसलेट करके उन्हें बताती है, लेकिन ऑफिशियल्स तो टस से मस नहीं होते दोस्तों, उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फ्रैंक आखिर में तंग आकर साइन लैंग्वेज में ये कह देता है कि ये सरासर शोषण है। आपको लगता है कि हमारे पास अपनी दुकान खोलने के पैसे नहीं है, इसलिए आप लोगों को हम मुंह मांगे दाम पे फिश बेच देंगे, पर अब ऐसा नहीं होगा। हम कैसे भी करके अपनी दुकान खोलेंगे और अपने फिश खुद लोगों को बेचेंगे। कस्टमर को कम दाम पे बेचकर भी हम काफी मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन अब हम किसी भी हालात में आपके हाथों लुटने वाले नहीं। और वो दूसरे मछुआरों से भी कहता है कि आप लोग भी अपनी दुकान खोलो, मत दो इन लोगों को। इस तरह खुला चैलेंज करके वो घर आ जाता है। लेकिन घर में आकर जैकी पूछती है, आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं है, लेकिन दुकान के पैसे आएंगे कहाँ से? और अगर उधार वगैरह लेकर दुकान खोल भी लेते हैं तो बिजनेस कैसे चलाएंगे? हम तीनों तो बोल नहीं सकते ना सुन सकते हैं, कस्टमर से बात कैसे करेंगे? फ्रैंक कहता है कि लोन तो ले लेंगे, और रही दुकान चलाने के बाद तो रूबी है ना, वो संभाल लेगी। ये सुनकर रूबी और परेशान, क्योंकि अभी के टाइम में तो बेचारी रात भर फिशिंग करके सुबह स्कूल जाती है, वहाँ उसको नींद आ जाती है, उसे बहुत ही कम फुर्सत मिलती है अपने काम पे ध्यान देने के लिए। ऊपर से अब दुकान संभालने की जिम्मेदारी आ जाएगी तो फिर तो वो तो पागल हो जाएगी यार। लेकिन अपने परिवार की हालत तो खूब जानती है दोस्तों, इसीलिए कुछ नहीं कहती। अगले सीन में वो बाकी मछुआरों में नोटिस बांट रहे होते हैं कि हम आपकी सारी मछलियां बेहतर दाम पे खरीदेंगे। फिर कहीं से लोन लेकर वो एक दुकान लीज पे लेते हैं, फिर कुछ लोगों को काम पे रखते हैं और उनका फिश होलसेल बिजनेस काफी अच्छा चलने लगता है। लेकिन रूबी को जो थोड़ा बहुत आराम मिलता था वो अब नहीं है दोस्तों, खत्म हो गया। सुबह 3 बजे उठकर उसका काम शुरू होता है, फिर फिशिंग करना, दुकान पे जाना, स्कूल जाना, इस तरह से उसके काम का बोझ बढ़ता जाता है। वो रोज स्कूल के लिए लेट हो जाती है। म्यूजिक ट्रेनिंग के लिए बर्नार्डो के घर जाती है, लेकिन रोज वही लेट पहुंचती है। कभी कभी थकान के मारे वो जा ही नहीं पाती, और जब जाती है तो प्रैक्टिस के दौरान सो जाती है। ये सब देखकर बर्नार्डो गुस्से में उसको काफी डांटता भी है कि क्या हरकत है ये तुम्हारी, लेकिन रूबी बुरा नहीं मानती और ना ही हिम्मत हारती है। उसे जब भी टाइम मिलता है वो म्यूजिक नोट्स को बढ़िया प्रैक्टिस करती है। पैटरसन उसके साथ सुलह करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रूबी उसको इग्नोर कर देती है और अपने काम की वजह से हमेशा फोन पे बिजी रहती है। लेकिन अब उसकी हरकतें देखकर बर्नार्डो भड़क जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपना घर परिवार ही संभालना है तो सिर्फ वो काम करो, यहाँ म्यूजिक सीखने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल रूबी बहुत अच्छा गाती है ना दोस्तों, इसलिए बर्नार्डो उसको एक बहुत बड़े म्यूजिक स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रहा है। उस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए रूबी को एक ऑडिशन देना होगा और एडमिशन पाने के लिए उसे वो ऑडिशन पास करना होगा। लेकिन अब बर्नार्डो को लगता है कि रूबी इस बारे में सीरियस है ही नहीं, इसलिए वो रूबी पर चिल्ला देता है कि तुम क्या कर रही हो। रूबी भी कहती है कि ठीक है सर, आइंदा मुझसे ऐसी गलतियां नहीं होंगी, बस और क्या कह सकती हूँ, मैं ठीक टाइम पे आ जाऊंगी। पैटरसन रूबी को मनाने की कई बार कोशिश करता है, कहता है कि देखो मुझे नहीं पता था कि मेरा वो मुंहफट दोस्त सभी को बता देगा। मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारे घर में जो हुआ वो मुझे बहुत फनी लगा यार, और मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी इस बात को बहुत ही हल्का लिया, इसलिए मैंने भी इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी हरकत तुम्हें इस कदर हर्ट कर देगी, प्लीज यार सॉरी, मैं किसी को नहीं बताता सच में। लेकिन रूबी उस पर चिल्ला देती है कि मेरे पेरेंट्स के बीच क्या होता है, ये सब अपने दोस्त को बताने वाले तुम होते कौन हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ये सब नहीं करते हैं? बिना वो सब किए तुम पैदा हो गए? और तो और मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया नहीं था, हम तुम्हारे घर भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन तुमने कहा कि नहीं मेरे घर चलते। और तब
पैटरसन कहता है कि सच बताऊं तो मुझे तुमसे थोड़ी जलन हुई थी उस दिन। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स की तरह हैप्पी कपल नहीं है। जैसा तुम्हारे घर में होता है वैसा हंसी मजाक मेरे घर में नहीं होता। मेरे पेरेंट्स हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जाने से डर रहा था कि पता नहीं वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेंगे। पर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स बड़े अच्छे लगे यार, काफी फनी थे वो। सबके पेरेंट्स इंटीमेट होते हैं, इसमें इतना इंसल्टेड फील करने की क्या जरूरत है। फिर भी अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा तो इसके लिए मुझे माफ कर दो यार। रूबी को भी उसकी बातें सही लगती हैं दोस्तों, लेकिन उसे माफ करने का रूबी का मन नहीं होता और वो चली जाती है सीधे अपनी दुकान पे काम करने के लिए। फिर अपना काम खत्म करके म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए जल्दी जल्दी बर्नार्डो के घर के लिए निकलने वाली होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको रोक देते हैं क्योंकि आज किसी टीवी चैनल से कुछ लोग इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं कि किस तरह एक मूक परिवार एक बेहतरीन फिश बिजनेस को चला रहा है। और क्योंकि बाकी लोग इनका साइन लैंग्वेज समझ नहीं सकते तो उनके साइंस को ट्रांसलेट करके चैनल वालों को बताने के लिए रूबी को रुकने के लिए कहा गया। लेकिन अब रूबी को बहुत गुस्सा आता है कि मैं रोज लेट हो जाती हूँ, मेरे म्यूजिक सर मुझे बहुत डांटते हैं, मुझे अभी के अभी जाना होगा प्लीज। लेकिन वो उसको सेंटिमेंटली लॉक कर देते हैं कि अगर हम बोल सुन ये सारी चीजें कर सकते बेटा तो तुम्हें कभी परेशान करते क्या, हमारा पूरा परिवार तुम पे डिपेंड करता है, प्लीज आज एक दिन के लिए रुक जाओ, कल से तुम्हें नहीं रोकेंगे। अगर ये इंटरव्यू बढ़िया गया तो हमारी पब्लिसिटी होगी, लोगों को हमारी दुकान के बारे में पता चलेगा और हमारी सारी मुश्किलें फिर दूर हो जाएंगी, प्लीज समझने की कोशिश करो बेटा। और कोई रास्ता न पाकर दोस्तों रूबी रुक जाती है और चैनल वालों को बता देती है इस दुकान को कैसे शुरू करा और क्या क्या, मतलब किस तरह से उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था और फिर कैसे दुकान खोली। ये सब रूबी के पेरेंट्स साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं जिसे रूबी इंग्लिश में उन लोगों को बताती है। लेकिन इस बीच बर्नार्डो ढेरों बार उसे मैसेज कर चुका था कि तुम कहाँ हो, आई क्यों नहीं, तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो वगैरह वगैरह। और रूबी बेचारी एक और चैट पे जवाब टाइप करती है तो दूसरी ओर चैनल वालों को अपने पेरेंट्स की बात ट्रांसलेट करके बताती है, मतलब इतना बोझ हो गया था उस पे। आखिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद रूबी जल्दी से बर्नार्डो के घर पहुंच जाती, लेकिन वो गुस्से में दरवाजा लॉक करके अंदर बैठा होता है। रूबी दरवाजा पीटती लेकिन बर्नार्डो नहीं खोलता। अब एक तरफ तो रूबी को दुख है कि अपने परिवार की खातिर उसको अपना पैशन त्यागना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर उसे अपनी किस्मत पे गुस्सा आता है। अगले दिन वो फिर बर्नार्डो से माफी मांगती, लेकिन बर्नार्डो रूबी को कई बार वार्न कर चुका था कि ठीक से प्रैक्टिस के लिए आ जाना, लेकिन रूबी बार बार या तो लेट आ रही थी या फिर आई नहीं। वो फाइनल बार कहता है कि देखो रूबी तुम में टैलेंट है लेकिन बिना डिसिप्लिन के टैलेंट किसी काम का नहीं होता। रूबी बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर से अपनी तरफ की बात बताती है कि सर आप मेरे परिवार को जानते हैं, मेरे बिना वो कुछ नहीं कर पाते, मेरे भरोसे उन्होंने ये नई दुकान शुरू की है और अगर दुकान नहीं चली तो हमारा परिवार सड़क पे आ जाएगा, हमारे साथ साथ दूसरे मछुआरों का भी बहुत नुकसान होगा। बर्नार्डो उसकी हालात को समझता है और कहता है तुम बहुत जिम्मेदार लड़की हो रूबी, लेकिन तुम्हें लाइफ में क्या करना है यह तुम्ही को तो डिसाइड करना है। अगर तुमने ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया तो तुम दूसरे स्टेट में जाकर उस बड़े म्यूजिक स्कूल का ऑडिशन पास कैसे करोगी। तुम ही सोचो ना कि तुम्हें ये फिश बिजनेस चलाना है या फिर एक बेहतरीन म्यूजिशियन बनना है जो कि तुम्हारा पैशन है। अपने परिवार को अपनी सिचुएशन भी तो समझाओ, उन्हें अपनी लाइफ के एम्बिशन के बारे में भी तो बताओ और कहो कि अब उनकी बारी है तुम्हें सपोर्ट करने की। आज तक तुमने उन्हें सपोर्ट किया, अगर कुछ टाइम वो तुम्हें सपोर्ट कर देंगे तो फिर तुम देखना अपनी फैमिली को कहां से कहां लेके जाती हो। तो अगले सीन में रूबी अपने घर में पेरेंट्स को बताती है कि मैं दूसरे स्टेट में जाकर म्यूजिक पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वो मना कर देते हैं कि तुम्हारे बिना बेटा हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, तुमने कैसे सोच लिया। रूबी कहती है मम्मी पापा मेरे भी तो कुछ सपने हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा ना। बचपन से लेकर आज तक मैं आप लोगों के लिए महज एक ट्रांसलेटिंग मशीन बनकर रह गई हूँ, मुझसे और नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ, मुझे खुद को पहचानने का मौका दीजिए, प्लीज मुझे आजाद कर दीजिए, जाने दीजिए ना मुझे, कहकर वो गुस्से में चली जाती है। और उस रात फ्रैंक और जैकी के बीच बहुत डिस्कशन होता है इस बात को लेकर। फ्रैंक कहता है कि हमारी खातिर हमारी बच्ची बहुत सह चुकी यार, जैसा वो चाहती है उसको जाने देते हैं, लेकिन जैकी कहती है वो कभी इस टाउन से बाहर नहीं गई, अब उसको अकेली उतनी दूर भेजेंगे कैसे। लेकिन फ्रैंक कहता है कि वो मेरी बेटी है, वो हिम्मत वाली है, कहीं भी जाकर मैनेज कर लेगी। रूबी अपने कमरे में होती है और तब पैटरसन मैसेज करता है और विनती करता है कि प्लीज अब माफ भी कर दो मुझे, तुम्हारी माफी पाने के लिए मुझे क्या करना होगा वो तो बता दो, कम से कम वही कर दूं मैं। और इस पर रूबी के चेहरे पे जरा सी स्माइल आ जाती है। वो रिप्लाई करती है कि कल मैं तुम्हें एक जगह बुलाऊंगी, वहां जाना। इस तरह वो पैटरसन के साथ चैट कर रही होती है और ठीक उसी वक्त फ्रैंक और लियो बोट में फिशिंग के लिए जाते हैं। अब रोज तो रूबी साथ जाती थी क्योंकि अगर बोट को कोई सिग्नल मिला तो उसका जवाब देना होता था और कई बार लाइसेंस वगैरह चेक करने के लिए सरकारी ऑफिसर्स आ जाते थे, उनको भी जवाब देना होता था। लेकिन आज रूबी बहुत ही गुस्से में है तो ये दोनों फैसला करते हैं कि उसे अब और परेशान नहीं करेंगे, इसीलिए वो दोनों अकेले ही फिशिंग के लिए बोट लेकर निकल जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज चेकिंग के लिए ऑफिसर आई होती है, उसे भी बोट में चढ़ाकर ये लोग निकलते हैं। इस ऑफिसर के अप्रूवल से ही बोट का लाइसेंस एक्सटेंड किया जा सकेगा। खैर दोस्तों ये लोग उस ऑफिसर को जैसे तैसे मैनेज कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सूरज भी उगने लगता है तो वो ऑफिसर बोट को चेक कर रही होती है। वो सवाल भी पूछती है क्या आपने इंजन चेक किया, क्या डायरेक्शन मॉनिटर किया वगैरह वगैरह, पर वो जवाब कहाँ से दे पाते। एक पॉइंट पर फ्रैंक उसको लिख कर दिखा देता है कि हम बोल नहीं सकते। ऑफिसर चौंक जाती है कि तो फिर ये बोट का लाइसेंस कैसे मिला आप लोगों को। वो अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देती है कि ये कैसा क्या कर दिया तुमने, लाइसेंस कैसे दे दिया, यहाँ कॉकपिट में कोई सिग्नल आएगा तो ये जवाब कैसे देंगे, इनको सुनाई कैसे देगा, और अगर इनको पता चल भी जाए तो ये लोग जवाब कैसे देंगे। इस तरह के कई सवाल उठते हैं और देखते देखते कुछ और सरकारी ऑफिसर्स आ जाते हैं और उनके बोट को जब्त करके उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर देते हैं दोस्तों।
दोस्तों। इन बातों से बेखबर रूबी पैटरसन से मिलती है और रूबी के फेवरेट झील में दोनों मस्त खेल रहे होते हैं। एक पॉइंट पर दोनों अपना अपना प्यार इजहार करके किस करते हैं। बहुत देर बाद जब रूबी घर आती है तो देखती है उसके पापा और भाई किसी बारे में बहुत ही सीरियसली बातें कर रहे हैं। रूबी को देखते वो कहते हैं कि तुम्हारे ना आने की वजह से पता है क्या हो गया, बोट का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। सुनकर दोस्तों रूबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यार बड़ी परेशान हो जाती है कि एक दिन नहीं गई, यार ये क्या हो गया, क्योंकि उसका परिवार उस बोट के भरोसे गुजारा कर रहा था। बहुत ही गिल्टी फील करती बेचारी कि मेरी वजह से ये सब हो गया। अब चारों जाकर उन ऑफिसर से बहुत विनती करते हैं कि दया करके हमारा बोट वापस दे दीजिए, हमारे रोजगार का इकलौता जरिया था वो। लेकिन बोट को वापस लौटाने के लिए वो 2 शर्तें रखते हैं। एक ये कि जब बोट लेकर फिशिंग के लिए जाओ तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि बोल और सुन सकता हो। दूसरा ये कि बोट पाने के लिए तुम्हें $2500 फाइन भरना पड़ेगा। उदास होकर वो घर लौट आते हैं क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं है। अगर बोट मिल जाता है तो कम से कम फिशिंग करके मछलियां बेचकर वो $2500 जुटा लेते। खैर फ्रैंक अपने परिवार से कहता है कि कहीं से हम $2500 उधार लेकर बोट वापस ले लेते हैं, फिर उसे बेच देंगे, उन पैसों से और कोई बिजनेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे रूबी फैसला करती है कि वो अपने पैशन के पीछे नहीं भागेगी अब, और अपने परिवार की खातिर वो अपना म्यूजिक छोड़ देगी और अपने परिवार की दुकान चलाएगी। बस फिर वो अपने परिवार को भी बता देती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी। ये सब कहते कहते उसका दिल बहुत भारी महसूस होता है। लगता है वो मायूस हो चुकी थी। लेकिन लियो अपने पेरेंट्स को डांटता है कि आज तक वो हमारे लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देती रही, प्लीज उसको अपनी जिंदगी जीने देते हैं, इस परिवार को मैं संभाल लूंगा, आप लोग फिक्र मत करो। कहकर लियो भी चला जाता है। दोस्तों रूबी अपने कमरे में यहाँ उदास बैठी होती है और तब जैकी अंदर आती है। उसने रूबी के लिए एक नया ड्रेस खरीद के रखा था। उसे वो रूबी को देते हुए कहती, बेटा इसे तुम अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के दिन पहन लेना, तुम हमारे साथ रहोगी तो हमें बहुत खुशी होगी, अगर तुम हमसे दूर चली जाओगी तो हमें बहुत दुख होगा। जब तुम छोटी थी तो मुझे पता नहीं था कि तुम कुछ सुन पाती हो नहीं, क्योंकि हम सब तो बोल और सुन नहीं सकते थे, तो डॉक्टर्स ने तुम्हें भी टेस्ट किया था। लेकिन मैं तो मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि तुम भी बोल और सुन ना सको, क्योंकि मुझे डर था अगर तुम में बोलने की और सुनने की क्षमता आ गई तो तुम हमें छोड़कर चली जाओगी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने बताया कि तुम हमारी तरह नहीं हो, तुम बोल और सुन सकती हो, दूसरे बच्चों की तरह हो, तो मुझे एक और तो खुशी हुई और दूसरी ओर ये भी लगा कि न जाने तुम हमें छोड़कर चले जाओगी तो क्या होगा। इतने सारे इमोशंस और डर मन में दबाकर जी रही थी ये माँ। यही सोचकर रूबी को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने अपने पैशन के खातिर सबको छोड़कर जाने का फैसला लिया था, और अब वो अपना फैसला बदल लेती है और माँ से कहती कि माँ मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन लियो उसको डांटता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बिना ये परिवार नहीं चलेगा? अरे बचपन से लेकर अब तक माँ और पापा ने तुम्हें अपने सर पे उठा के रखा हुआ है सिर्फ इसीलिए कि तुम बोल सुन सकती हो। अरे मेरी तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं थी घर में, परिवार में। मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका दीजिए, मैं सब संभालूंगा, और तुम बस अपना सपना पूरा करने के लिए जो करना है तुम्हें तुम करो, पूरा सपोर्ट है मेरा। शायद दोस्तों लियो को लगता है कि अगर वो ये सब कह देगा तो रूबी अपना फैसला बदल लेगी और म्यूजिक स्कूल में जाने के लिए फिर मान जाएगी। वो ऐसी बातें जानबूझ के कह रहा था ताकि रूबी फैसला बदल ले, क्योंकि वो चाहता है कि रूबी एक अच्छी सिंगर बने। खैर रूबी का स्कूल कॉन्सर्ट होता है। माँ का दिया हुआ ड्रेस पहना होता है रूबी ने। फ्रैंक, जैकी और लियो तीनों उसका परफॉर्मेंस देखने आए होते हैं। गार्टी भी आई होती है और लियो के पास जाकर बैठ जाती है। पहला होता है ग्रुप सॉन्ग, बहुत बढ़िया गाते हैं सब, लेकिन रूबी के परिवार को सब कुछ बहुत ही शांत लगता है, बेचारे कहाँ सुन नहीं पाते ना। अगला होता है पैटरसन और रूबी का ड्यूट सॉन्ग। दोनों बहुत ही अच्छा गाते हैं और अब तो दोस्तों इनके बीच प्यार भी हो गया है, तो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर काफी रोमांटिकली गाना गाते हैं। उस सॉन्ग में इतने इमोशंस होते हैं कि ऑडियंस में बैठे कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। एक लड़की तो रोने लग जाती है। उनका सॉन्ग सभी को बड़ा मंत्र मुग्ध कर देता है। रूबी के परिवार को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन आसपास बैठे लोगों को इमोशनल होते देखकर वो समझ जाते हैं कि रूबी और पैटरसन ने कमाल कर दिया। ऑडियंस स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं दोस्तों। तब जाकर फ्रैंक रियलाइज करता है कि इतनी टैलेंटेड बच्ची को हमने अपने फायदे के लिए आज तक संभाल के रखा। बताओ, वो अपनी बेटे के बारे में बहुत प्राउड फील करता है दोस्तों, और दूसरी ओर अपने किए के बारे में सोचकर गिल्टी भी होता है। तो कॉन्सर्ट के बाद बर्नार्डो कहता है फ्रैंक से कि रूबी को एक बहुत बड़े म्यूजिक स्कूल में पढ़ने का मौका मिलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वो इस मौके को सही इस्तेमाल करे। रूबी और पैटरसन दोनों ही उस ऑडिशन में हिस्सा लेने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी उसको एनकरेज करेंगे। रूबी उसकी बातें साइन लैंग्वेज में इनको बताती है और फिर बर्नार्डो से कहती है कि आपने मेरे लिए जो कुछ किया, जो कुछ सोचा, उन सब के लिए मैं आपको थैंक करना चाहती हूँ। लेकिन वो क्या है ना, मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऑडिशन नहीं दे पाऊंगी। फिर सब घर आ जाते हैं दोस्तों। फ्रैंक गहरी सोच में होता है तो रूबी पूछती है क्या हो गया। फ्रैंक बताता है आज कॉन्सर्ट के बाद तुम्हें जो तारीफें मिली, जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला, उसके बारे में सोच रहा था बेटा। क्या तुम वो गाना मेरे लिए एक बार फिर गाओगी? रूबी भी गाती है और तब फ्रैंक रूबी के गले को टच करके उस गीत के वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करता है। और इस पॉइंट पर दोस्तों ये बाप डिसाइड कर लेता है कि मेरी बेटी का सपना सच होगा। वो हमारे लिए अपने सपनों की कुर्बानी बिल्कुल नहीं देगी और वही करेगी जो वो सच में करना चाहती है।
ये मेरा परिवार है, मैं इसको संभाल लूंगा। अगले दिन होता है ऑडिशन। रूबी उठती है तो चौंक जाती क्योंकि उसके पेरेंट्स और लियो ने पूरा घर सर पे उठा के रखा होता है। हर कोई रूबी को जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए कहता है। रूबी की समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। दरअसल वो तीनों ही चाहते हैं कि रूबी उस म्यूजिक स्कूल के ऑडिशन में जाए। वो गाड़ी वगैरह तैयार कर रहे होते हैं। रूबी चौंक कर पूछती है, क्या सच में आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑडिशन के लिए जाऊं? अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो दूसरे स्टेट जाना होगा मुझे। वो कहते हैं कि बेटा हम सब जानते हैं, तुम बस टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी तैयार हो जाओ। इस तरह वो सभी रूबी को कार में लेकर उस स्कूल की ओर निकलते हैं। रूबी बर्नार्डो को मैसेज करती कि सर मैंने अपना फैसला बदल लिया है, मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, आप भी प्लीज वहाँ पहुँच जाइए। और आखिर में दोस्तों वो उस स्कूल में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ रिसेप्शन में बताते हैं कि तुम आधा घंटा लेट आई हो, अगला तुम्हारा ही ऑडिशन है, क्या तुम कर लोगी? रूबी कहती हाँ कर लूंगी, लेकिन वो सिर्फ रूबी को अंदर अलाउ करते हैं, उसके परिवार को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। वो तो बेचारे बड़े चाव से आए थे कि बेटी को गाना गाते हुए देखेंगे, कम से कम उसे जो प्रशंसा मिलेगी वो तो हम देख पाएंगे। खैर रूबी अकेले अंदर जाती है। तभी पैटरसन अपना ऑडिशन देकर बाहर निकलता है। लगता है उसका ऑडिशन अच्छा नहीं गया। वो कहता है कि मेरा तो गया, लेकिन तुम अच्छा करना, ऑल दी बेस्ट। रूबी जाती है जजेस के सामने, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने सॉन्ग के म्यूजिक नोट्स को लाना भूल गई थी। उसी के अकॉर्डिंग पियानिस्ट प्ले करेगी ना। अब रूबी जो सॉन्ग गाने वाली है, पियानिस्ट बिना नोट्स के उसका म्यूजिक बजाना नहीं जानती, तो रूबी दुविधा में पड़ जाती कि अब क्या होगा। लेकिन तब वहाँ पे बर्नार्डो आ जाता है और कहता है कि मैं इस गाने का पियानो पीस जानता हूँ, क्या मैं प्ले करूँ? जजेस उसको अलाउ कर देते हैं और वो प्ले करने लगता है। रूबी अपना सॉन्ग गाती है। दूसरी ओर जब रिसेप्शनिस्ट किसी और से बात कर रही थी तो फ्रैंक, जैकी और लियो चुपके से ऑडिटोरियम में घुस जाते हैं। उनको देखकर रूबी को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो और कॉन्फिडेंटली गाती है। और क्योंकि वो सुन नहीं सकते तो रूबी जो गाती है उसको साइन लैंग्वेज में भी करके दिखाती है। ये देखकर तीनों का दिल दोस्तों खुश। जजेस समझ नहीं पाते कि ये क्या कर रही है। फिर वो मुड़कर देखते हैं तो रूबी के परिवार को देखकर समझ जाते हैं कि शायद उनमें से किसी को सुनाई नहीं देता होगा, इसलिए रूबी साइन लैंग्वेज में बता रही है। ऑडिशन खत्म होता है और रिजल्ट 2-3 दिन बाद आएगा दोस्तों। रूबी और उसका परिवार वापस घर आ जाते हैं। कहीं से उधार लेकर वो अपना बोट छुड़ा लेते हैं और रूबी भी अपने परिवार के साथ फिशिंग के लिए जाती है। अगर रूबी उस ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई तो यहाँ चीजें मैनेज करने के लिए कोई तो चाहिए जो कि बोल और सुन सके, इसीलिए ये लोग एक लड़के को हायर कर लेते हैं और फिश बेचने का काम भी लियो संभाल लेता है। शायद वो भी अपनी बहन पर इतना डिपेंड नहीं करना चाहता था, वो अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता था दोस्तों, और उसे बस मौका चाहिए था कि कब मुझे मौका मिले, इसलिए वो भी बड़ा खुश होता है अपने लिए। दूसरी ओर जैकी बिना रूबी की मदद के दुकान को संभालना सीख जाती है, कस्टमर से कम्युनिकेट भी करती है। मतलब इस परिवार ने मिलकर यह फैसला लिया कि अब वो रूबी के सपनों में पानी नहीं फेरेंगे और उसे अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से जीने देंगे, उसे तंग नहीं करेंगे। इसलिए सब ने दोस्तों अपने अपने तरीके से घर और बिजनेस को संभाल लिया था। फिर रिजल्ट का दिन आता है। पूरा परिवार सिस्टम को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि बस नेल बैटिंग फिनिश वाला कोई गेम खेल रहे हो। आखिर रिजल्ट आ जाता है और रूबी सिलेक्ट हो गई दोस्तों। सबके सब उछल पड़ते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। रूबी बर्नार्डो को एक खुशखबरी देने जाती है, लेकिन अपना चेहरा एकदम उदास रखती है। बर्नार्डो तो टेंशन में होता है कि शायद ये सिलेक्ट नहीं हुई, इसलिए गुस्से में उदास है। फिर रूबी उछल कर एकदम बर्नार्डो से लिपट जाती है और बर्नार्डो को समझ आ जाता है कि ये सिलेक्ट हो गई। बड़ा खुश और बड़ा प्राउड फील होता है वो। फिर रूबी पैटरसन से मिलने जाती है। पैटरसन सिलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो कहता है तुम सिलेक्ट हो गई, मेरे लिए तो यही काफी है यार, तुम ये जीत डिजर्व करती हो। फिर तुम दूसरे स्टेट चली जाओगे, तुमसे दूर मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं वीकेंड्स पे तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। अगले सीन में रूबी उस बड़े म्यूजिक स्कूल के लिए निकल रही होती है जो कि दूसरे स्टेट में है। इतने साल से जो बेटी साथ थी उससे अलग होने का सोचकर बहुत इमोशनल होते हैं पेरेंट्स। रूबी भी इमोशनल होती है यार। उसे पिकअप करने के लिए गाड़ी आई होती है। रूबी अपने परिवार से विदा लेकर जाती है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो गाड़ी रुकवा लेती है और नीचे उतर कर जाती है। फिर भाग कर आती है और अपने परिवार से लिपट कर रो पड़ती है। फ्रैंक उसको हिम्मत देता है कि बेटा हमारी बिल्कुल फिक्र मत करना, हम खुद को संभाल लेंगे, तुम बस अपना म्यूजिक पे ध्यान देना, ऑल दी बेस्ट। रूबी भी दोस्तों वहां से निकलती है और जाते जाते अपने परिवार को देखती है। उसका परिवार भी रोते हुए उसे विदा करता है, लेकिन उसका ब्राइट फ्यूचर सोचकर वो खुश होता है। और इसी के साथ दोस्तों ये जबरदस्त मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आपका क्या कहना है? स्वागत है आपका कमेंट्स में, अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।